Welcome to Bind EduTech. Let's continue the poem The Voice of the Rain. In the previous lectures of this poem, we have already discussed about how there is a conversation going on between the poet and the rain. However, this conversation is an imaginary conversation in which the poet asks the rain about its identity. The poet asks, "Who are you?" The rain gives back an answer to the poet's question, which surprises the poet. The poet was not expecting any answer. That is why, when he got an answer, he was surprised. And he translates the answer of the rain for the readers. In the beginning, the rain says that I am the poem of earth. Afterwards, it explains the rain cycle, the process of rain on this planet. The process starts with evaporation, in which the water rises upward from the land and the water bodies in the form of water vapor. वाटर वेपर के रूप में जब वाटर ऊपर उठती है वेपर्स के रूप में, it goes to the sky, it goes to the heaven. In the sky, the form of water completely changed. That means, from water vapor, it changes into clouds. Although at its core, it remains the same. It changes only its form, but at its core, it remains the same, water. Let's continue. I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever, by day and night, I give back life
to my own origin and make pure and beautify it. These are the lines of the poem. इन लाइन्स में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जिन वर्ड्स को आपको फोकस करना है. जैसे फर्स्ट वर्ड इज डिसेंड. डिसेंड का मीनिंग यहां लिखा हुआ है. डिसेंड का मतलब है फॉल डाउनवर्ड्स, नीचे गिरना. नेक्स्ट वर्ड इज लेव. लेव का मतलब है टू वॉश, धो देना. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉट्स. ड्रॉट्स का मतलब है ड्राइनेस और लैक ऑफ वाटर, सूखापन. नेक्स्ट वर्ड है एटमीज, मतलब डिफरेंट टाइनी वेरी स्मॉल एटम्स. डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. डस्ट लेयर्स का मतलब है डर्ट, गंदगी. विदाउट मी का मतलब है विदाउट रेन. विदाउट रेन. लेटेंट. लेटेंट वर्ड का मतलब है हिडन और इनएक्टिव, छुपा हुआ. इनएक्टिव, हिडन, छुपा हुआ. अनबॉर्न. अनबॉर्न का मतलब है सेम, इनएक्टिव, विच इज नॉट बॉर्न, जिसका जन्म नहीं हुआ हो, जो छुपा हुआ हो, जो इनएक्टिव हो, उसको यहां अनबॉर्न बोला गया है. वेरी सिमिलर टू दिस वर्ड लेटेंट. फॉर एवर का मतलब है हमेशा. इसी पोयम में पहले भी लाइंस में मैंने एक वर्ड का मीनिंग आपको बताया है. इस पोयम में एक वर्ड आया था जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था एवर लास्टिंग. एवर लास्टिंग. और वो वर्ड था इटर्नल. इटर्नल वर्ड आया था जिसका मतलब था एवर लास्टिंग, जो हमेशा चलते रहता हो, कंटिन्यूइंग प्रोसेस में हो, जो कभी रुकता ना हो. तो उसी के लिए यहां दूसरा वर्ड है फॉरएवर, हमेशा. डे एंड नाइट, दिन रात, हमेशा, फॉरएवर. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. ओरिजिन वर्ड भी हम लोगों ने इस पोयम में पहले ही डिस्कस कर रखा है. ओरिजिन जो है उसका मतलब होता है सोर्स, द बिगिनिंग पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट. और इस पोयम में रेन का ओरिजिन डिस्कस किया गया है कि रेन का ओरिजिन जो है वो ये प्लैनेट अर्थ खुद रेन का ओरिजिन है. जब इसी पोयम के लाइंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लैंड और बॉटमलेस सी, लैंड और बॉटमलेस सी, इन दोनों से वाटर वेपर्स जो हैं वो ऊपर उठते हैं. दैट मीन्स कि रेन का ओरिजिन, जो बिगिनिंग पॉइंट है,
रेन साइकिल का, रेन प्रोसेस का, वो बिगिनिंग पॉइंट जो है वो है ये लैंड, मतलब ये अर्थ। तो यहां ओरिजिन वर्ड का मीनिंग है अर्थ, प्लैनेट अर्थ। दैट इज द सोर्स ऑफ द रेन। ये वर्ड मीनिंग्स थे। इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दीज लाइन्स ऑफ द पोएम। इस पोएम में अभी तक रेन का आंसर जो है वो कंटिन्यू है। वो आंसर जो रेन ने पोएट को दिया जब पोएट ने पूछा था हु आर यू, तुम कौन हो, तो उसका आंसर जो है वो कंटिन्यू है। अपने आंसर में रेन बोलती है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। फिर वो अपने पूरे रेन प्रोसेस के बारे में बताती है, डिस्कस करती है कि मैं वेपर्स के रूप में ऊपर उठती हूँ, हेवन में पहुँच जाती हूँ, स्काई में पहुँच जाती हूँ, तो वहाँ मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब कि वाटर वेपर चेंज होकर के क्लाउड्स बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, वाटर वेपर्स के रूप में वाटर था और क्लाउड के रूप में भी वाटर ही रहता है। सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है, उसका कोर जो है वो नहीं बदलता, इट रिमेन्स द सेम। उसके बाद अपने आंसर को कंटिन्यू करते हुए रेन बोलती है आई डिसेंड, फॉल डाउन। मैं क्लाउड्स जब फॉर्म होते हैं स्काई में, वो क्लाउड्स जब हेवी हो जाते हैं, जब उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हेवी हो जाते हैं, तो फिर वो पानी की बूंदों के रूप में, वो ड्रॉपलेट्स के रूप में इस पृथ्वी पर वापस आ जाती है। इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। आई डिसेंड का मतलब है मैं नीचे आती हूं ड्रॉपलेट्स के रूप में। जब रेन नीचे आती है तो क्या क्या काम करती है? रेन जब ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आती है तो क्या क्या करती है, उसके काम क्या हैं? टू लेव द ड्रॉट्स, सबसे पहले नीचे आकर के जो ड्राई अर्थ है, जो सूखी हुई धरती है, उसका ड्राइनेस दूर कर देती है रेन। जब ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आती है तो धो देती है, वॉश कर देती है अर्थ के ड्रॉट्स को। ड्रॉट्स का मतलब मैंने लिखा है यहां ड्राइनेस। उसका काम यहां से शुरू होता है रेन का। जब वो नीचे आती है तो क्या क्या काम करती है? सबसे पहले तो जो ड्राइनेस रहता है लैंड का, उसको वो दूर करती है। जितने भी एटम्स हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने भी एटम्स हैं उनको ये वॉश करती है। और इस ग्लोब पर, मतलब इस अर्थ पर जो डस्ट लेयर जमा हो जाता है, उस डस्ट लेयर को भी रेन जो है वो वॉश कर देती है, धो देती है।
तो रेन जब नीचे आती है तो क्या क्या काम करती है? रेन नीचे आकर के इस अर्थ के ड्राइनेस को वॉश करती है, ड्राइनेस को धो देती है, ड्राइनेस को दूर करती है। जितने भी एटम्स हैं इस अर्थ पर और अर्थ पर जो डस्ट लेयर है उसको भी रेन वॉश कर देती है, मतलब अर्थ को नीट एंड क्लीन करती है, वॉशिंग अवे द डस्ट लेयर्स। नेक्स्ट लाइंस में रेन बोलती है विदाउट मी, मेरे बिना। अगर मैं ना आऊं वापस, मतलब अगर रेन ना हो तो हमारा प्लैनेट पे इसका, हमारे अर्थ पर इसका क्या असर पड़ेगा? वेरी इजी टू इमेजिन। विदाउट मी, मेरे बगैर जो सीड्स हैं इस अर्थ में, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो बीज छिपे हुए ही रह जाएंगे। वो सीड्स जो हैं वो हिडन रह जाएंगे, वो जन्म नहीं ले पाएंगे। सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स के रूप में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनका जन्म नहीं हो पाएगा अगर रेन ना हो तो। विदाउट मी, मेरे बिना सीड्स जो हैं, जो बीज हैं इस सॉइल में, इस अर्थ में, सॉइल के अंदर जो बीज हैं वो रेन के बगैर छिपे रह जाएंगे, अनबॉर्न, मतलब कि उनमें लाइफ जो है वो नहीं आ पाएगा अगर रेन ना हो तो। एंड फॉरएवर, बाय डे एंड नाइट, इस तरह से दिन रात करके, हमेशा, फॉरएवर, रेन बोलती है आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं अपने ही ओरिजिन को वापस जीवन प्रदान करने का काम करती है। अपने ही सोर्स को, ओरिजिन यहां बोला जा रहा है अर्थ को, अर्थ इज द ओरिजिन ऑफ रेन। तो रेन बोल रही है कि मैं वापस आकर के मैं अपने ही ओरिजिन को लाइफ प्रोवाइड करती हूं। अगर मैं वापस ना आऊं, अगर रेन ना हो, देन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। इट्स वेरी सिंपल। नो वाटर, नो लाइफ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। रेन इस प्लैनेट को लाइफ प्रोवाइड करती है और इस प्लैनेट को प्योर और ब्यूटीफुल बनाने का काम करती है। ग्रीन, नीट एंड क्लीन बनाने का काम रेन का है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले, रेन ड्रॉप्स पोर डाउन। क्लाउड्स जो थे ऊपर, जो फॉर्म हुए थे, उन क्लाउड्स से रेन ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे अर्थ की तरफ गिरती हैं। ये ड्रॉपलेट्स जो है रेन, ये धो देती है, वॉश अवे। किस किस चीज को धोती है? ये इस अर्थ के ड्राइनेस को धो देती है,
इस अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उनके ड्राइनेस को धो देती है, और इस अर्थ पर जो डस्ट लेयर्स जमा हो जाते हैं, जो गंदगी, जो डर्ट जमा हो जाता है, उस डस्ट लेयर को भी, उस डर्ट को भी रेन जो है वो वॉश कर देती है। अगर रेन ना हो, विदाउट रेन क्या होगा? अगर रेन ना हो तो जो सीड्स हैं वो हिडन ही रह जाएंगे, इनएक्टिव ही रह जाएंगे, वो कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। अनबॉर्न, सीड्स विल रिमेन अनबॉर्न। दैट मीन्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट रेन। इस अर्थ पर अगर लाइफ है तो रेन के वजह से ही है। विदाउट रेन नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। The rain gives back life to its own origin. Origin that means earth. इस तरह से रेन जो है वो अपने ही ओरिजिन को फिर से लाइफ प्रोवाइड करने का काम करती है, और लाइफ प्रोवाइड करने के साथ साथ वो अपने ओरिजिन को प्योर भी करती है और ब्यूटीफुल भी करती है। मतलब कि रेन जो है वो नीटनेस, क्लीनलीनेस, प्योरिटी, ये सब लेकर के आती है अर्थ के लिए। अगर रेन ना हो तो अर्थ पर नीटनेस नहीं होगा, क्लीनलीनेस नहीं होगा, और इस अर्थ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है विदाउट रेन। क्या क्या पूछा जा सकता है इन लाइंस में से क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन बनता है कि रेन जब वापस आती है ड्रॉपलेट्स के रूप में, जब रेन वापस आती है इस प्लैनेट पर, तो क्या क्या करती है? डिफरेंट वर्क्स जो रेन का है, डिफरेंट ड्यूटीज बोल सकते हैं, क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या वर्क्स है। तो उसका आंसर में हम लोग लिखेंगे कि रेन वापस आती है तो प्लैनेट के ड्राइनेस को सेटिस्फाई करती है, अर्थ पर जो सूखा है, सूखी हुई धरती जो है उसको सेटिस्फाई करने का काम करती है रेन। जितने भी अर्थ पर एटम्स हैं उनको सेटिस्फाई करने का काम करती है। अर्थ पर जो डस्ट लेयर्स जमे हुए हैं उनको वॉश करने का काम करती है। ये सब काम हैं, ये सब ड्यूटीज हैं रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है विदाउट रेन, अगर बारिश न हो तो क्या होगा? तो आंसर, विदाउट रेन सीड्स जो हैं वो हिडन ही रह जाएंगे, वो कभी बर्थ नहीं ले पाएंगे, उनका जन्म नहीं होगा। सीड्स हिडन रह जाएंगे, उनका जन्म नहीं होगा। इसका ब्रॉड सेंस में अर्थ ये भी है कि रेन जो है उसके वजह से ही इस प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। अगर रेन ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डे एंड नाइट, दिन रात करके रेन जो है वो क्या काम करती है, किसको फायदा पहुंचाती है, किसको बेनिफिट पहुंचाती है। तो दिन रात करके रेन जो है वो बेनिफिट पहुंचाती है अपने ही ओरिजिन को, अपने ही सोर्स को। रिपीट करता हूं
कि ये लैंड, ये अर्थ और इस लैंड पे जो प्रेजेंट वाटर बॉडीज हैं, ये अर्थ और अर्थ पर प्रेजेंट वाटर बॉडीज जो है वो रेन का ओरिजिन है, रेन का सोर्स है। तो रेन जो है वो अपने ही सोर्स को लाइफ प्रोवाइड करती है, अपने ही सोर्स को प्योर करती है, अपने ही सोर्स को ब्यूटीफुल बनाती है। बारिश जब होती है तो ग्रीनरी होता है इस प्लैनेट पर, और उस ग्रीनरी के वजह से ये प्लैनेट जो है वो ब्यूटीफुल दिखता है। तो ये रेन का काम है, और अगर रेन ना हो तो प्लैनेट पे न तो ब्यूटी रहेगा, न तो प्योरिटी रहेगा, और न ही इस प्लैनेट पर किसी तरह का लाइफ पॉसिबल हो पाएगा विदाउट रेन। इन द एब्सेंस ऑफ रेन कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस अर्थ पर। Now, the last two lines are put within brackets. पोयम में जो लास्ट के दो लाइन्स हैं उनको ब्रैकेट में रखा गया है। इस तरह से ये वो लाइन्स हैं, इनको ब्रैकेट में रखा गया है। पहला तो इसका मतलब ये है कि रेन का आंसर फिनिश हो चुका है, पोयम जो है वो फिनिश हो चुका है। उसके बाद ये लाइंस जो ब्रैकेट में रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस पोयम। पहला कारण है क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये इस पोयम के हिस्से नहीं हैं। ये लाइंस रेन का आंसर का हिस्सा नहीं है। रेन का आंसर फिनिश हो जाता है प्योर एंड ब्यूटिफाई इट तक, जिसमें वो बताती है कि मैं अपने ही ओरिजिन को प्योर करती हूं और उसको ब्यूटीफुल बनाती हूं। उसके बाद ये जो लाइंस हैं जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो इसलिए ब्रैकेट में दिए गए क्योंकि पहला तो ये पोयम के पार्ट नहीं है या रेन का आंसर का पार्ट नहीं है। फिर ये क्या है? ये लाइंस जो हैं ये लाइंस पोएट के थॉट्स हैं। रेन का आंसर सुनने के बाद पोएट जो है वो क्या सोचते हैं आंसर सुनने के बाद, वो अपने थॉट्स को इन लाइंस में एक्सप्रेस करते हैं और इन लाइंस को ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये पोयम का पार्ट नहीं है, ये रेन के आंसर का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। और अगर ये पोयम का पार्ट नहीं है तो फिर क्या है? ये पोएट्स के थॉट्स हैं आफ्टर लिसनिंग द आंसर ऑफ द पोयम। ये रेन का जो आंसर पोएट ने सुना उसके बाद पोएट क्या सोचते हैं वो थॉट्स जो है वो इन लाइंस में एक्सप्रेस किया गया है जो ब्रैकेट में रखा गया है। पहले इस लाइन को देख लेते हैं और इसमें कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। ये लाइन्स है जो ब्रैकेट में रखा गया है। इसमें सॉन्ग वर्ड जो है, सॉन्ग का मतलब है यहाँ म्यूजिक, या फिर सॉन्ग का दूसरा मतलब यहाँ है पोयम। या तो पोयम समझ लीजिए या तो म्यूजिक समझ लीजिए। उसके बाद
इश्यूइंग, इश्यूइंग का मतलब यहां है स्टार्टिंग, बिगनिंग। बर्थ प्लेस मतलब ओरिजिन, जहां से शुरुआत होता हो, जहां से बिगिनिंग होता है। फुलफिलमेंट का मतलब है कंप्लीटिंग द टास्क, अपने काम को पूरा करने के बाद, फुलफिलमेंट। वंडरिंग का मतलब है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वंडरिंग मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद रेक्ड वर्ड का मतलब है लाइक्ड या केयर्ड। अनरेक्ड का मतलब है नॉट लाइक्ड और अनकेयर्ड। और ड्यूली का मतलब है प्रॉपरली। ये वर्ड्स के मीनिंग्स हैं जो इन लाइंस में यूज किया गया है वर्ड्स। पहले तो ये लाइंस ब्रैकेट में है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये लाइंस पोयम का हिस्सा नहीं है, ये पोएट्स का अपने विचार हैं जो उन्होंने रेन का आंसर सुनने के बाद एक्सप्रेस किया है। अपने इस थॉट में पोएट जो हैं वो रेन का आंसर सुनने के बाद रेन को कंपेयर करते हैं सॉन्ग से। रेन को कंपेयर करते हैं सॉन्ग से या म्यूजिक से, और कंपेयर करके दोनों में सिमिलैरिटी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, आफ्टर लिसनिंग द आंसर ऑफ द रेन, he thought that there is a great similarity between a poem and a song. Similarity between a poem and a song. क्या सिमिलैरिटी है, कैसे सिमिलर है दोनों, पोयम या सॉन्ग एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं, ये पोएट डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन ब्रैकेट वाले लाइंस में। पोएट का मानना है कि जिस तरह से रेन का अपना एक जर्नी होता है, जो रेन का प्रोसेस होता है, उसका जर्नी भी बोल सकते हैं, रेन का पूरा जर्नी है, वो जर्नी जो शुरू होता है इस लैंड से और बॉटमलेस सी से वाटर वेपर के रूप में। उस जर्नी में रेन जो है वो ऊपर जाती है हेवन में, स्काई में, तो वहाँ क्लाउड्स बन जाता है। फिर क्लाउड्स से रेन ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे फॉल करते हैं, वापस आकर के अपने ओरिजिन में मिल जाती है। सिमिलरली पोएट को लगता है कि इसी तरह का जर्नी एक सॉन्ग का भी होता है। जिस तरह का जर्नी रेन करती है उसी तरह का जर्नी सॉन्ग का भी होता है, सिमिलर। जैसे रेन का ओरिजिन है ये अर्थ, वैसे ही सॉन्ग का ओरिजिन होता है सिंगर का हार्ट, सिंगर का सोल, उसकी आत्मा। जैसे अपने प्रोसेस में रेन एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती है, मतलब लैंड से निकल करके स्काई तक जाती है, फिर स्काई से वापस लैंड पे आती है। तो ये जो जर्नी है, जो ट्रैवल कर रही है, वैसे ही सॉन्ग जो है वो जब एक सिंगर कोई सॉन्ग गाता है तो उसके बाद वो सॉन्ग पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है, पूरी दुनिया में उस सॉन्ग का ट्रैवल होता है, लोग उसको सुनते हैं पूरी दुनिया में।
कुछ लोग पसंद करते हैं उस सॉन्ग को, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते, मगर सॉन्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम, अपने ड्यूटीज़ जो हैं उसको पूरा करती है और वापस अपने ओरिजिन में जाके मिल जाती है। मतलब कि सॉन्ग या म्यूज़िक का काम क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है? टू प्रोवाइड हैप्पीनेस टू द सोल ऑफ द लिसनर्स। जो सुनने वाले लोग होते हैं सॉन्ग को, उनके मन को शांति पहुंचाना, उनके मन को आराम पहुंचाना, उनके मन को खुशी पहुंचाना, यही पर्पस है सॉन्ग का। तो सॉन्ग अपना पर्पस पूरा करती है पूरी दुनिया में घूम करके, और अपना पर्पस पूरा करने के बाद, अपने टास्क पूरा करने के बाद सॉन्ग जो है वो वापस रिटर्न हो जाती है अपने ओरिजिन के पास, मतलब अपने सिंगर के पास। ठीक उसी तरह से इस पोयम में बताया गया कि रेन जो है उसका ओरिजिनेशन होता है, स्टार्टिंग होता है इस लैंड से और बॉटमलेस सी से। उसके बाद वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करती है। रेन मतलब आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है, और जब नीचे आती है तो रेन भी अपने कुछ ड्यूटीज़ को पूरा करती है। जैसे बताया गया कि इट वॉशेज अवे द ड्रॉट्स, द एटमीज एंड द डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। रेन जो है उसके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, उसके कुछ टास्क होते हैं। प्लैनेट के, अर्थ के ड्राइनेस को सेटिस्फाई करना, प्लैनेट को प्योर बनाना, प्लैनेट को ब्यूटीफुल बनाना, प्लैनेट को लाइफ प्रोवाइड करना, ये सब रेन का ड्यूटीज़ है, टास्क है। और उन टास्क को पूरा करके रेन जो है वो वापस अपने ओरिजिन में जा करके मिल जाती है। सिमिलरली सॉन्ग का भी ऐसा ही जर्नी होता है। सॉन्ग ओरिजिनेट होता है सिंगर के हार्ट से। सॉन्ग भी ट्रैवल करता है पूरी दुनिया में। कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते, पर इससे सॉन्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसको पसंद कर रहा है, कौन उसको पसंद नहीं कर रहा है। सॉन्ग जो है वो अपना टास्क, अपना ड्यूटी पूरा करती है, फुलफिल करती है। सॉन्ग का ड्यूटी होता है टू प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई द लिसनर्स हार्ट, लिसनर्स सोल। एक सॉन्ग का काम होता है कि अपने सुनने वालों के हार्ट को, उनके सोल को वो सेटिस्फाई करे, उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, उनके सोल को प्योर करे, उनके सोल को ब्यूटिफाई करे। ये एक सॉन्ग का ड्यूटी होता है, टास्क्स होते हैं। तो सॉन्ग अपना टास्क पूरा करती है और वापस आकर के अपने ओरिजिनेशन में मिल जाती है विथ लव। उसी तरह से रेन जो है वो भी एक जगह से ओरिजिनेट करती है, अपने ओरिजिन से ओरिजिनेट करती है, पूरी दुनिया घूमती है और वापस आके मिल जाती है अपने ओरिजिन में, अपने टास्क को, अपने ड्यूटीज को फुलफिल करने के बाद। रेन का ड्यूटीज है इस प्लैनेट को, अर्थ को प्योर और ब्यूटीफुल बनाना। सॉन्ग जो है उसका ड्यूटी है सुनने वाले के हार्ट को, सोल को सेटिस्फाई करना, उसको प्योर बनाना, उसको ब्यूटीफुल बनाना। तो इस तरह से ये जो लास्ट के लाइंस हैं उनको ब्रैकेट में रखा गया है, क्योंकि ये लाइंस पोयम का हिस्सा नहीं है, ये लाइंस रेन के आंसर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लाइंस जो है वो पोएट्स के थॉट्स हैं जो वो एक्सप्रेस करते हैं आफ्टर लिसनिंग द रेन्स आंसर। और इन लाइंस में पोएट जो हैं वो एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं
बिटवीन द रेन एंड सॉन्ग और म्यूजिक, बिटवीन द पोएम एंड सॉन्ग और म्यूजिक। तो पोएम में जिस तरह से रेन का एक पूरा साइकिल दिखाया गया है, उस तरह से पोएट को लगता है कि इसी तरह का सिमिलर साइकिल जो है वो एक सॉन्ग का भी होता है। सॉन्ग भी एक जगह से ओरिजिनेट करती है, पूरी दुनिया घूमती है, लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको नहीं पसंद करते, पर इससे सॉन्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने ड्यूटीज़ पूरा करने के बाद वापस आ जाती है अपनी ओरिजिन के पास। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रेन ओरिजिनेट करता है लैंड और बॉटमलेस सी से, ट्रैवल करता है स्काई तक और वापस आता है अर्थ पर, तो वॉश कर देता है इस अर्थ के ड्राइनेस को, इस अर्थ के डस्ट लेयर्स को, और अर्थ को प्योर और ब्यूटीफुल बनाता है रेन। उसी तरह से सॉन्ग जो है वो हमारे हार्ट को और हमारे सोल को प्योर और ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है। इसलिए सॉन्ग और पोएम, रेन, इसमें सिमिलैरिटी ड्रॉ किया गया है लास्ट के 2 लाइंस में, जो कि ब्रैकेट में रखे गए हैं, और यहाँ पे ये पोएम जो है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट के लेक्चर्स में इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने पोएम को डिस्कस करते वक्त भी अपने लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या क्वेश्चंस किस किस लाइन से पूछा जा सकता है, तो उसको ऑन अ होल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पूरे पोएम से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है इस पोएम में, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है इस पोएम में। वी विल डिस्कस in our next lecture. Thank you.